नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 9वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें राजनीति विज्ञान के आपके 4 चैप्टर हैं। और इसमें जो चैप्टर है आज वो है भारत में राजनीतिक विकास। तो आपके 8वीं क्लास तक की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 9th और 10th, तो 2 क्लास की पॉलिटी बची है। 9th में आपके 4 चैप्टर हैं और 10th क्लास में आपके 3 चैप्टर हैं। तो चैप्टर ये पहले के कंपैरिजन में थोड़े बड़े हैं चैप्टर। ये केवल संख्या ही इनकी 4 और 3 है, लेकिन वैसे इनमें मैटर बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके 7 चैप्टर हैं ये 9th और 10th को मिलाकर के पॉलिटी के। और इसके साथ ही आपकी पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें ये देखिएगा, जो 9th के आपके चैप्टर हैं ये 4 हैं। भारत में राजनीतिक विकास, भारत का संविधान, स्थानीय स्वशासन और वैदेशिक संबंध। तो ये आपके 9th क्लास के चैप्टर हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक विकास वाला। और उसके बाद जो 10वीं क्लास आएगी, 10th क्लास के आपके 3 चैप्टर हैं। लोकतंत्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आज हम 9th क्लास वाला पढ़ते हैं। और इसके साथ ही आपको पहले क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं 9th क्लास से। भारत में राजनीतिक विकास। भारत राष्ट्र केवल एक जमीन का भूभाग, जंगल, पर्वत और नदियों से युक्त जड़ पदार्थ मात्र नहीं है। यह महान और प्राचीन राष्ट्र मानवीय आलोक का सोर्स यानी स्रोत, मानव सभ्यता का शिखर, साहस और मानवीयता का एक उदाहरण और सुशासन एवं व्यवस्थित समाज का एक आदर्श रहा है। हमारा जन्म और पालन पोषण ऐसे देश में हुआ है जहां मानव जाति के प्रारंभ से ज्ञान का संचय और संवर्धन होता रहा है। सत्य, न्याय, परोपकार और विश्व कल्याण प्रारंभ से ही भारत राष्ट्र के आधार रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपने आज तक पढ़ा होगा, वही एक प्रकार का रिवीजन है। यह प्राचीन राष्ट्र न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से उन्नत था, अपितु राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यापक रूप से विकसित था। प्राचीन वैदिक साहित्य से और महाजनपद कालीन व्यवस्थाओं में अनेक गणतांत्रिक तत्व दिखाई देते रहे हैं। मनु की मनुस्मृति, शुक्र की शुक्र नीति सार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था और शासन कला के सिद्धांत समाहित रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राटों की अवधारणा व अश्वमेध यज्ञ आदि धारणाएं यथार्थ में राजनीतिक एकीकरण और विशाल साम्राज्यों को स्थापित करने के सैद्धांतिक साधन रहे हैं। इस तरह भारत प्राचीन काल से न केवल चिंतन में अपितु राजनीतिक यथार्थ में भी एक संगठित राष्ट्रीय इकाई रहा है। तो ये भारत की कुछ जो है वो विशेषताएं बता रहा है कि भारत में शुरू से किस तरह से है। ना केवल भारत धर्म बल्कि जो राजनीति है उसके अंदर भी भारत में बहुत से महान ग्रंथ हैं, बहुत से महान शासक में हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है वो राज किया है। इस तरह भारत प्राचीन काल से ही न केवल चिंतन में अपितु राजनीतिक यथार्थ में भी एक संगठित राष्ट्रीय इकाई रहा है। हमारे तपस्वी मनुष्यों के चिंतन में सदैव यह भारत एक राष्ट्र रहा है जिसे वे हिमालय के दक्षिण व समुद्र के उत्तर में स्थित देश कथन के माध्यम से व्यक्त करते आए हैं। तो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में, यानी ये हिंद महासागर की बात कर रहे हैं। यातायात और संचार के व्यापक साधनों के नहीं होते हुए भी उत्तर से दक्षिण तक एक व्यापक संपर्क सदैव रहा है। इस तरह भारत राष्ट्र एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है। भारतीयता की अवधारणा भारतीय इतिहास की एक सच्चाई है। इसलिए यह कहना कि कारवां जुड़ता गया और भारत बनता गया सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा होती है जिसमें उसमें एक भावनात्मक एकता होती है। तो भावनात्मक एकता होती है, वह राष्ट्र केवल विशाल जनसंख्या का समूह मात्र नहीं होता, अपितु उनमें सामूहिक चेतना की भावना भी रहती है। यह भावात्मकता और आध्यात्मिक कारवा के जुड़ने से नहीं आ सकती थी। तो ये जो कहते हैं कि कारवा जुड़ता गया और भारत बनता गया, ये नहीं है, क्योंकि पूरा भारत जो है वो शुरू से एक एक रहा है। वो पूरे भारत की आत्मा एक है, ये समझाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये कुछ चीजें हैं एक प्रकार से, बस ये क्या किस तरह से भारत था धीरे धीरे ये एक प्रकार का सार है, समराइज है।
आगे के लिए जो ये समझाना चाह रहा है भारत का राजनीतिक विकास, उसकी एक रूपरेखा बनाई जा रही है शुरू से। यद्यपि यह अवश्य है कि इतिहास के कालखंड में भारत पर विभिन्न वंशों और विभिन्न शासकों का शासन रहा है, उनमें परस्पर संघर्ष की स्थिति भी रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय चेतना की भावना सदैव से यहां विद्यमान रही है। मध्यकालीन आक्रामकताओं के खिलाफ प्रतिरोध के संघर्षों ने राष्ट्रीयता के विकास में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रारंभ राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत को एक समान राजनीतिक पहचान और निष्ठा प्रदान की। भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, पहनावा, खानपान की विविधताओं के भीतर एक भारतीयता की अंतर्निहित एकता ज्यादा गहराई की से कार्य कर रही थी। इस तरह प्राचीन भारत से वर्तमान तक दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ राजनीतिक विकास और एकीकरण एक सतत और अविरल प्रक्रिया का परिणाम है। यह कोई अंग्रेजों की दास्ता का प्रतिफल नहीं है। इसलिए आधुनिक भारत अपने नवीन स्वरूप के लिए अपने चिर सम्मत इतिहास का ऋण है, औपनिवेशिक काल का नहीं। तो ये क्या समझाना चाह रहा है? इतनी देर से ये समझा रहा है कि जब से ये भारत बना है तब से आप शुरू से देख लीजिए, चाहे महाजनपद काल हो, यहाँ इसने ऊपर जिक्र भी किया है, चाहे महाजनपद काल हो या उसके बाद के जो साम्राज्य अलग से अलग साम्राज्य बने हो, ये जैसे पहले जैसे वैदिक काल है, फिर महाजनपद काल है, फिर आगे से आगे राज्य बने हैं, तो क्या राजनीतिक विकास तो शुरू से ही है। ऐसा हम कहते हैं कि कई बार जैसे कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो जो हमारे आज भी संविधान है वो 1935 का जो एक्ट था अंग्रेजों का भारत शासन अधिनियम, कि वो ही लगभग है 70% के आसपास की वो ही है। हाँ वो है, लेकिन कोई भारत का राजनीतिक विकास जो है वो केवल अंग्रेजों के औपनिवेशिक जो शासन था यानी उनके समय से। देखिए आप जब भी आप पढ़ते हैं कि भारत के संविधान का विकास या संवैधानिक विकास, तो हम भी जो पढ़ाते हैं कहां से पढ़ाते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से कहते हैं कि यहां से भारत में कानूनों की शुरुआत हुई थी और फिर आगे से आगे जो है ये एक के बाद एक एक्ट आते गए। आते आते 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उससे हमने बहुत कुछ लगभग 250 से ज्यादा अनुच्छेद जो हैं वो 1935 के अधिनियम से हैं। तो हम कह देते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने भारत का संविधान जो है ये इस तरह से नियम बनाते गए, वही बाद में भारत का संविधान बन गया। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक विकास तो वो होगा जहां शासन तो किया ही जाएगा। तो राजनीतिक विकास तो है वो तो शुरू से चल रहा है, जब से यहां शासन शुरू हुआ है, जब से यहां राजा रहे हैं, चाहे कोई भी रहे हो, जनपद हैं, महाजनपद हैं, तो शासन तो पहले से ही कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो ये चीज है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत एक ऐसी भू राजनीतिक समस्या से ग्रसित था जिसे इतिहास में शायद ही और किसी देश ने झेला हो। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत मुख्यतः दो भागों में विभक्त हो गया था। एक ब्रिटिश भारत, जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष आधिपत्य था, जिन्हें ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इस ब्रिटिश भारत को अंग्रेजों ने प्रांतों में बांट दिया था, जिससे शासन की जिम्मेदारी गवर्नर और उनके अधीनस्थों की थी। वहीं दूसरी तरफ भारत का वह भाग था जिसे देसी रियासतें कहते थे। इन रियासतों पर कहने को राजाओं का शासन था, लेकिन वास्तव में इन राजाओं ने विभिन्न संधियों के माध्यम से ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। तो स्वतंत्रता से पहले यानी 15 अगस्त से पहले क्या है कि एक ऐसी भू राजनीतिक समस्या थी, क्या थी कि यहाँ भारत दो भागों में विभक्त था। एक तो ब्रिटिश भारत, जहां अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट शासन करते थे और जिसे उन्होंने प्रांतों में अलग अलग विभाजित कर दिया था। पंजाब प्रांत, मध्य प्रांत, अलग अलग प्रांत थे। तो और दूसरा कौन सा था? देसी रियासतें, जहां नाम की देसी रियासतें थी, उन पे अधिकार तो किसका था? अंग्रेजों का ही, नाम के राजा थे उस समय। तो इस ब्रिटिश भारत को, तो इस रियासतों पर कहने को शासन था, ये होगा 1947 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तब 500 से अधिक ऐसे छोटे बड़े राज्य, रजवाड़े, ठिकाने आदि देसी रियासतें थी। देश के कुल भूभाग का 40% भाग इन देसी रियासतों के अधीन था, जहां देश की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा निवास करता था। इन रियासतों का आकार, स्थिति, राजनीतिक हैसियत और आकांक्षाएं अलग अलग थी। एक तरफ कश्मीर व हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें थी जो यूरोप के किसी देश के बराबर थी, और वहीं दूसरी ओर ऐसी छोटी जागीरें भी थी जिनमें दर्जन भर गांव ही थे। देखिए उस समय जो रियासतें हैं 565 रियासतें थी, यह आप ध्यान में रखिएगा। कई जगह 562 भी लिखा आता है, 565 रियासतें थी और 3 रियासतें जो इनमें है
वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी पहले, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो कुल जो रियासतें हैं उस समय 565 रियासतें थी, और कुछ रियासतें इनमें इतनी छोटी रियासतें थी, आप ये देख लीजिए कि जो भाग लगभग 40-45% भाग हो इस भारत का, उस 40-45% भाग में 565 रियासतें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस समय ये जो 28 राज्य थे यहाँ, और ये जम्मू से ऊपर से लेकर के, कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कितनी रियासतें थी? 565। यानी आप कह सकते हो कि एक प्रकार के 500 छोटे बड़े देश, 565 छोटे बड़े देश के समान ही है। क्योंकि जो राजा हैं, जो अंग्रेज हैं, अगर उनका हाथ हटा लिया जाए तो फिर ये रियासतें अपने आप में देश ही थी, ये अपना कानून, अपना नियम, सब कुछ। तो उस समय इतनी बड़ी कैसी भयंकर स्थिति थी भारत के लिए। और कुछ इतनी छोटी रियासतें, जागीरें थी जिनमें कुछ एक ही गांव थे। कुछ रियासतें ऐसी थी जिनमें 11वीं से 16वीं सदी तक आक्रांताओं का बड़े साहस से सामना किया, जबकि कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो स्वयं इन आक्रांताओं से संबंधित थी। व्यापारियों की एक कंपनी से शुरुआत करके पूरे देश पर वर्चस्व जमाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कई रियासतों ने सहायक की भूमिका निभाई थी। तो दूसरी कई इन नवीन साम्राज्य की स्थापना को रोकने के प्रयास में अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर चुकी थी। तो ये कह रहा है कि जो अंग्रेज वगैरह आए तो ये आए तो थे किसके रूप में? एक व्यापार करने के लिए, कि एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने व्यापारिकता से आगे बढ़ते हुए यहाँ का शासन भार भी जो है वो अपने हाथों में ले लिया, धीरे धीरे उस पर भी अधिकार करते गए। तो कुछ है जिन्होंने इनकी सहायक की भूमिका निभाई, और कुछ थे जिन्होंने इनका सामना करने के चक्कर में, या इनका जो सामना किया, वो अपने आप को समाप्त कर बैठे। तो ये चीजें हैं। इन देशी रियासतों के साथ जिन सहायक संधियों के आधार पर औपनिवेशिक शासन का संबंध था, उसकी देखभाल करने के लिए एक राजनीतिक विभाग था जो वायसराय की कार्यकारिणी के अंतर्गत होता था। वर्ष 1946 में जब भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तब राजनीतिक विभाग का प्रशासन गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तो इन देशी रियासतों के साथ जिन सहायक संधियों के आधार पर औपनिवेशिक शासन का संबंध था, ये जो देशी रियासतें थी, तो इनके साथ जो औपनिवेशिक शासन का कैसा संबंध था? सहायक संधियों के आधार पे कि आप इतना इतना पैसा जो है हमें सालाना दोगे, बाकी आप अपने हिसाब से शासन करते रहो। हालांकि वो भी अपने हिसाब से भी ऐसा नहीं था, उसमें भी इनका अंग्रेजों का पूरी तरह से दखल था। तो उसकी देखभाल करने के लिए एक राजनीतिक विभाग था जो वायसराय की कार्यकारिणी के अंतर्गत होता था। जो वायसराय था उस समय क्या, जो भी वायसराय था, जो भी होता था, तो उसके अंतर्गत होता था पूरा। वर्ष 1946 में जब भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब राजनीतिक विभाग का प्रशासन गृह मंत्रालय को सौंपा गया। गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था, अतः देशी रियासतों के मामले सरदार पटेल के अधीन ही आए। तो जो गृह मंत्रालय था वो किसको सौंपा गया? ये सरदार पटेल के पास में। तो ये देशी रियासतों के मामले भी किसके पास आए? सरदार पटेल के पास। वायसराय माउंटबेटन ऐसी रियासतों के प्रकरण को स्वतंत्रता से पहले ही सुलझा लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पूर्व 27 जून 1947 को एक रियासती विभाग का गठन कर यह विभाग अंतरिम जो है सरकार के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। तो देखिए, ये रियासती विभाग का जो गठन होता है ये 5 जुलाई 1947 है, ये आप ध्यान में रखना। ये 27 जून जो है, ये नहीं है, 27 जून नहीं है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन होता है। तो जिसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन। तो ये 5 जुलाई है, ये आप ध्यान में रखना यहाँ पे। उधर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देशी रियासतों पर से ही ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा और इन देशी रियासतों के शासक भारत या नवगठित पाकिस्तान किसी में भी अधिमिलन के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इससे पहले अंग्रेज क्या व्यवस्था करके गए थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार? कि भारत और पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े हो गए, और जो देशी रियासतें हैं उनको यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो स्वतंत्र रहें, चाहे तो पाकिस्तान में मिले और चाहे तो भारत में मिले। मतलब जाते जाते भी अंग्रेज जो हैं वो फूट डालने का काम करके गए। जब तक रहे फूट डाली, और जाते जाते भी फूट डाल के चले गए। तो ये देशी रियासतें हैं, इनको यह कह दिया कि आप चाहे तो स्वतंत्र रहिए,
चाहे तो पाकिस्तान में मिलो और चाहे तो भारत में मिलो। अब निश्चित सी बात है कि जब इस तरह का नियम किया जाएगा तो कुछ रियासतें भारत में भी मिलना चाहेगी, कुछ पाकिस्तान में भी मिलना चाहेगी और कुछ रियासतें स्वतंत्र भी रहना चाहेगी। इस तरह इन देशी रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकीकरण को पूरा करने का कार्य अत्यधिक दुष्कर और चुनौती भरा था, जिसे सरदार पटेल ने पूरा किया। सरदार पटेल ने वीपी मेनन को अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया और दोनों ने मिलकर 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकांश रियासतों का भारत में विलय करवाने के लिए एक विलय पत्र तैयार करवाया और राजाओं को उस पर हस्ताक्षर करवाकर उनका भारत में विलय किया। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जो है इन रियासतों का विलय शेष था। तो बाकी जो रियासतें हैं उनको लगभग जैसे भी जोड़ तोड़ करके, उनकी कईयों की इच्छाएं मान करके, कईयों को मजबूर करके, धमकी दे करके, जैसे भी करके येन केन प्रकरण रियासतों का विलय करवा लिया गया। लेकिन अभी भी 3 बड़ी रियासतें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जो है इनका विलय शेष था। कश्मीर भारत में है, जो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर नॉर्थ में जम्मू में इधर जो कश्मीर है, और कश्मीर की समस्या तो आज भी बनी हुई है। हैदराबाद और जूनागढ़, तो जूनागढ़ कहां था? गुजरात में जो रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत। कश्मीर का भारत में विलय। कश्मीर औपनिवेशिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। न केवल इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, अपितु इसकी भौगोलिक स्थिति भी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो इसकी सीमाएं पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, चीन और तिब्बत से मिलती थी। कश्मीर रियासत के मुख्यतः 4 भाग थे। जम्मू क्षेत्र जो पंजाब से लगा हुआ था, जो अपेक्षाकृत अधिक मैदानी है। कश्मीर घाटी, लद्दाख की ऊंची चोटियां और लद्दाख के पश्चिम में बहुत कम जो आबादी का इलाका था, गिलगित और बालिस्तान। ये दूर दराज के इलाकों को एक छतरी के नीचे लाने का कार्य जम्मू के डोगरा राजपूत घराने ने किया, जिसने 1830 के दशक में लद्दाख जीत लिया और 1840 के दशक में अंग्रेज से कश्मीर घाटी हासिल कर ली थी। आजादी के समय यह रियासत भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। कश्मीर पर 1925 ईस्वी से महाराजा हरि सिंह का शासन था, यहां से यह ध्यान में रखिएगा। 1932 में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसके महाराजा के खिलाफ असंतोष पैदा करने का कार्य किया। बाद में इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया और शेख अब्दुल्ला इसके बड़े नेता बने। तो 1932 में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसने महाराजा के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने का कार्य किया था। देखिए, महाराजा जो हैं वो हिंदू हैं, महाराजा हरि सिंह, और ये संस्था जो बनी है तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, जिसका बाद में नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया और शेख अब्दुल्ला इसके बड़े नेता बने। 15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था। उधर पाकिस्तान येन केन प्रकरण कश्मीर का अपने में विलय चाहता था। उसने महाराजा को अनेक लोभ और प्रलोभन देने के प्रयास किए, लेकिन उसने सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान ने सितंबर 1947 से ही घुसपैठियों के वेश में अपनी सेना की कश्मीर में घुसपैठ प्रारंभ करवा दी। अक्टूबर के अंत तक पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के करीब तक पहुंच गई थी। तो देखिए, जो पाकिस्तान है उसने जो कश्मीर के राजा हैं हरि सिंह, इनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, लोभ प्रलोभन दिए, लेकिन ये अभी भी जो है मिलने को तैयार नहीं थे, ना उधर और ना भारत में। ये अभी भी स्वतंत्र रहने के पक्ष में थे और स्वतंत्र रह रहे थे, अभी तक नहीं मिले थे। लेकिन उधर पाकिस्तान जो है उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जो घुसपैठिए थे, तो अपनी सेना जो है वो घुसपैठियों के वेश में उनको भेजना शुरू कर दिया इधर कश्मीर की तरफ। और अक्टूबर के अंत में पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के करीब तक पहुंच गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की स्थिति को लेकर नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला उपस्थित थे। कहां पर? कश्मीर की स्थिति को लेकर के नई दिल्ली में बैठक हुई, तो जिसमें कश्मीर के महाराजा हरि सिंह है, उनकी ओर से मेहरचंद महाजन, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का था शेख अब्दुल्ला। महाजन और शेख दोनों ने भारत सरकार से अपील की कि कश्मीर में सेना भेजकर पाकिस्तानी
हमलावरों को खदेड़ा जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर का विलय उसी विलय पत्र के आधार पर कर दिया जिस विलय पत्र में दूसरी रियासतों का विलय हुआ। महाराजा ने कहा कि मैं एतद द्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार शासक द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरांत आपत्ति करने का अधिकार स्वयं हस्ताक्षरकर्ता सहित किसी को नहीं था। तो ये क्या है कि एक बार जिसने इस विलय पत्र पर साइन कर दिए तो फिर वो बाद में अगर बदलना चाहे कि नहीं नहीं मैं तो अब भारत में नहीं रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार विलय पत्र पर अगर साइन कर दिया तो कर दिया, अब वो रियासत उसमें विलीन हो जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे भारत की तरफ जाए। जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया वो उसमें मिल जाएगी। तो इन्होंने विलय पत्र पर भारत का जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिया जहां सब रियासतों ने किया था, तो ये भारत में मिल गई कानूनी रूप से, ऑफिशियली रूप से। तो आज भी जब पाकिस्तान कई बार कहता है कि नहीं नहीं कश्मीर हमारी तरफ का था ये वो, तो ये विलय पत्र दिखाया जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने किस पर साइन किया था, कि ये देख लो भारत के विलय पत्र पर साइन किया था। तो कश्मीर किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। और पाकिस्तान कश्मीर मिल भी जाए तो भी क्या कर लेगा? उससे जो पहले का देश है उसका वो तो संभल नहीं रहा उससे। रोज वहां बम फटते हैं, आतंकवादी गतिविधियां चलती है लगातार पूरे पाकिस्तान में। विश्व का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ कोई भी टर्म नहीं रखना चाहता। इस पाकिस्तान की स्थिति, ये जो यूएसए वगैरह भी है, अमेरिका वगैरह है या चाइना है, ये भी इस पाकिस्तान को अगर थोड़ी शय देते हैं, इसको पैसा वगैरह देते हैं, इसको पाकिस्तान के पास में जो पैसा आता है, फंडिंग आती है चाइना से, यूएसए से, इनके सैनिक हवाई अड्डे वो पाकिस्तान अपने यहां बनवा रहा है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? चाइना और यूएसए क्यों कर रहे हैं? ताकि जो है भारत कमजोर रहे। ये हमेशा एक नासूर की तरह भारत को परेशान करे, केवल इस वजह से पाकिस्तान को किया जा रहा है। इसको इतना फंडिंग करते हैं। अगर इस पाकिस्तान को यहां से उठा करके और अगर कहीं और इसको रख दें तो यह कोई भी यूएसए, चाइना इस पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये केवल इसको शय इसलिए देते हैं ताकि यह भारत को हमेशा परेशान करता रहे। और वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तान का निर्माण ही उसमें इसलिए किया गया था कि यह हमेशा भारत को परेशान करेगा। और जिनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान में कभी एकता स्थापित हो सकती है, शांति स्थापित हो सकती है, तो हजारों पीढ़ियां गुजर जाएगी। भारत और पाकिस्तान में कभी शांति हो ही नहीं सकती, असंभव है, ये कभी नहीं हो पाएगी। तो जो लोग कई हैं भूल में, उनको लगता है कि नहीं भारत और पाकिस्तान के साथ एकता के प्रयास करने चाहिए, शांति के प्रयास करने चाहिए। कुछ समय के लिए, मान लो 5-10 साल के लिए कोई हो भी गई शांति तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन परमानेंटली कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति संभव है ही नहीं। क्योंकि ये जो भी दूसरे देश हैं ये कभी भी शांत होकर नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान को इनडायरेक्टली फंडिंग करते रहेंगे और पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने का प्रयास हमेशा करता रहेगा। आज पाकिस्तान इतना हरा भरा देश है, उसकी भौगोलिक स्थिति इतनी जबरदस्त है कि आज पाकिस्तान अगर केवल 5 साल के लिए अपने खुद के देश पर ध्यान दे ले कि हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन में जाना है, ये फालतू की गतिविधियां, आतंकवाद सब इनको समाप्त करना है, तो पाकिस्तान की गिनती बहुत अच्छे राष्ट्रों में हो सकती है विश्व स्तर पे। और आज पूरे विश्व के नेता भी ये सोच के कंफ्यूज रहते हैं कि पाकिस्तान में बात हम करें किससे, क्योंकि दूसरे देशों को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। आर्मी चला रही है, अमेरिका चला रहा है, या फिर वहां की कोई सरकार भी है। तो जिस देश की ऐसी स्थिति हो, तो ये रियलिटी है, ये वास्तविकता के अंदर चीजें हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का राज्य का भारत में विलय हुआ और वर्ष 1950 में भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग ख राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया। सन 1951 में जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा के चुनाव हुए। 75 सदस्यीय संविधान सभा ने 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। तो 75 सदस्यीय संविधान सभा ने 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, और इस धारा में कभी कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। तो पहले देखिए ये चीजें, अब ये पहले की हम पढ़ रहे हैं। अब तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का पहले अलग से संविधान था, पूरा अलग से सारा सिस्टम होता था। हम कोई भी नियम आप पढ़ते थे कि भारत में कोई भी संविधान, आप जो 395 आर्टिकल हैं,
तो जब आप पढ़ते थे तो उसमें यह आता था कि ये नियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होंगे। तो पाकिस्तान इस चीज का हमेशा हवाला देता था कि जब तुमने खुद के संविधान में तुम्हारे ये लिख रखा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी जम्मू कश्मीर तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तो ये तो हमारा हिस्सा है। तो हमेशा उजुल फुजुल तर्क देता था, वो तर्क ही उसके समाप्त हो गए। क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है वो सारा उसका खुद का संविधान, वो सारा राज्य, ये सब चीजें समाप्त होकर के और यूटी में बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक तो लद्दाख और दूसरा जम्मू वाला जो है, जम्मू कश्मीर वाला इस तरफ का। तो ये करना बहुत जरूरी था और यह भारत के हित में ही हुआ है। ये चीजें आज से 40 साल 50 साल पहले हो जानी चाहिए थी। जिस समय भारत का संविधान बना, जिस समय कश्मीर मिला भारत में, ये चीजें उसी समय हो जाने चाहिए थी। लेकिन कुछ माइनस पॉइंट के कारण, कुछ नेताओं की आंतरिक कलह के कारण, आंतरिक फूट के कारण, स्वार्थ के कारण, तो कई बार आपसी स्वार्थ, जो नेता बड़े हों और उनके स्वार्थ अगर आपस में स्वार्थ हो या आपस में कोई भी आंतरिक कलह हो, तो उसका परिणाम भी पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो कई कई कमियां थी, लेकिन अब वो जो है बहुत सही डिसीजन था जो भी भारत सरकार ने अभी किया था। इस प्रकार तत्कालीन महाराजा ने विलय पत्र तथा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की घोषणा से जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ। यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत सरकार ने अपने राज्य जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी कबायली हमले से बचने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी। ये कबायली वही घुसपैठियर वो जो थे। तो भारत सरकार ने अपने राज्य जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी कबायली हमले से बचाने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी। नवंबर के अंत तक भारतीय सेना ने अपना काफी बड़ा भूभाग पाकिस्तान से वापस प्राप्त कर लिया था। इन्होंने पहले साइन कर दिया, हरि सिंह ने, कि भाई ये जोड़े हाथ, आप ही हमें बचाओ, ये तो पाकिस्तानी अंदर तक घुस आए, मेरे नगर तक। तो क्या पहले विलय पत्र पर साइन करो, कह रहे कर रहा हूं, ये लो महाराजा हरि सिंह, ये लो साहब कर दिए साइन, और हमेशा भारत का ही अंग रहेगा। अब भारत ने अपनी सेना भेजी। तो नवंबर तक काफी बड़ा भूभाग पाकिस्तान से वापस प्राप्त कर लिया। यद्यपि जम्मू कश्मीर के कुल भूभाग का 1/3 हिस्सा अब भी पाकिस्तान के अधीन ही था। तब वर्ष 1948 में भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर कश्मीर के सवाल को यूएनओ में ले जाना तय किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन कर दोनों में युद्ध विराम करवा दिया। तो परिणाम आज भी जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के पास ही है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। पीओके जो है कि पाक अधिकृत कश्मीर। आप जब भी भारत का नक्शा देखते हैं यूं, तो देखिए, जब भी आप यूं भारत का नक्शा देखते हैं इस प्रकार से, तो उसमें यूं इस प्रकार से बना आता है कि काफी हिस्सा जो है वो यूं पाकिस्तान इधर का ये बताता है। हम तो पूरा भारत बनाते हैं ऊपर से यूं, लेकिन इधर की तरफ जो है वो पाकिस्तानी सेना है। उन्होंने अपना पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं उसको, और पाकिस्तान हमेशा उस पर अपना अधिकार बताता है। तो ये देखिए, दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन का इन्होंने लिखा है। ये नेहरू जी की जो है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो इस चीज को जबरदस्ती लेके गए थे यूएनओ में, और ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। और जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, उन्होंने बहुत रोका था कि आप केवल, उन्होंने 8 घंटे पता नहीं 10 घंटे इस तरह से और मांगे थे कि आप थोड़े समय के लिए रुक जाओ, ये सारी समस्या मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, वरना ये समस्या कभी नहीं सुलझेगी, ये हमेशा के लिए भारत के लिए नासूर बन के रहेगी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो नहीं माने और यूएनओ के पास चले गए। तो पटेल जी पहले ही जानते थे कि यूएनओ के पास जाने का मतलब है जो जहां है वो वहीं रुक जाए। या आप भी जानते हैं, अगर आज भी मान लीजिए आपका किसी से विवाद हो, संपत्ति को लेकर के अगर आपका कोई भी विवाद है किसी से, आप कोर्ट के पास गए, तो कोर्ट सबसे पहले उस पर स्टे लगाता है। आप कभी भी देख लेना, एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोर्ट सबसे पहले स्टे लगाएगा। स्टे का मतलब है जो जहां है वहीं रुक जाए। अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के पास में आपका प्लॉट है, और उस प्लॉट की दीवार पर और उसके पास में किसी ने अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया। अब उसमें आपका भी हिस्सा है और वो अगला बना रहा है, उसमें आपने रोकने का प्रयास किया, उसने आपको दे दी, ये धमकी दे दी कि नहीं मैं तो बनाऊंगा, जा जो कर ले जो करना है। आप कोर्ट के पास चले गए। कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, स्टे लगाता है। स्टे का मतलब है जो जहां है वो एक बार वहीं स्टॉप हो जाए। तो पटेल जी जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जानते थे कि यूएनओ में जाने का मतलब है ये सेना यहीं रुक जाएगी और आगे के लिए ये समस्या कभी भी सॉल्व नहीं होगी।
लेकिन नेहरू जी नहीं माने और एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है नेहरू जी की। तो ये चीज है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन कर दोनों में युद्ध विराम करवा दिया। ये जो जिस चीज की आशंका पटेल जी को पहले थी कि यही होगा वही हुआ। तो ये समस्या आज भी बनी हुई है और आज भी जो पीओके है उसको पाकिस्तान जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो सरकार है तो उनसे आशा है कि ये पाकिस्तान भी थोड़े दिनों में पीओके भी जो है ये भारत का हिस्सा, और है तो भारत का ही है, नो डाउट, का कानूनी रूप से यह हिस्सा भारत का ही है। पाकिस्तान जो है वो इस पे अवैध कब्जा करके बैठा है। तो कभी सरकार के जच गई कि एक बार अब इसको कराते हैं मुक्त, तो निश्चित रूप से इसको हटाया जाएगा पाकिस्तान को वहां से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तो ये चैप्टर काफी है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने समझा रखी है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।